कि हम आपके समक्ष लेके आए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं और इससे संबंधित टोटल 15 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विथ आंसर, यानी कि इनके आंसर के साथ हम करने वाले हैं और एग्जाम की कुछ टिप्स भी आपको लास्ट में देंगे। और इन क्वेश्चनों के PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ध्यान से सुने और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहें। चलिए पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वन एवं वन्यजीव संरक्षण के उपाय। यानी कि जो हमारे पास फॉरेस्ट इलाका है और जो बर्ड लाइफ है, इसको कंजर्वेशन करने के लिए क्या मेजर है, क्या उपाय किए गए हैं, तो इन पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपका कहता है वो कहता है वनों का संरक्षण, यानी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो वन है उसे काटने से, उसके विनाश होने से उसे रोकना, चाहे कानून हो, प्रशासन हो या नॉर्मल लोग भी इसे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो कहने वाला है वो वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब होता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, जिसमें जीवों को स्थापित किया जाए, वहाँ का वातावरण ऐसा बनाया जा सके जिससे वन्यजीव वहाँ पर आसानी से रह सकें। थर्ड आपका जो पॉइंट होने वाला है वो वन्य जीवों का अध्ययन, यानी कि वर्ल्ड लाइफ रिसर्च होनी चाहिए, उनके ऊपर अध्ययन होना चाहिए कि वो किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, किस प्रकार का उनको वातावरण की ज़रूरत होती है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो आपसे कहने वाला है, चौथा पॉइंट कहता है जागरूक अभियान चलाने चाहिए, यानी कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को वर्ल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, इनके महत्व के बारे में हमें बताना चाहिए लोगों को, ताकि लोग इनको काटने या इनको मारने की बजाय इनकी सुरक्षा करें। पांचवा जो होता है आपका वन्य जीवों का पुनर्वास, यानी कि बर्ड लाइफ को रिहेबिटाइजेशन करना, उन्हें दोबारा से ऐसे प्रोग्राम चलाना जिससे आप बर्ड लाइफ को वापस ला सकते हो, प्राकृतिक आवास वापस आ सकते हैं। चलिए छठा जो पॉइंट होने वाला है वो वनों का पुनरुद्धार, यानी कि वनों को दोबारा से, फॉरेस्ट को दोबारा से स्टोर करना है, फॉरेस्ट को दोबारा से उसमें इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि जंगल बने रहें और ये पेड़ पौधे या जीव जंतु सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका वो कहता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, यानी कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है बाकी सभी गवर्नमेंट से बेटर है, इसके फेवर में आपको आर्गूमेंट करना है। यानी कि लोकतंत्र की चाहे विशेषता पूछी जाए या लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पूछे जाए या लोकतंत्र बेहतर क्यों है ये पूछा जाए, तो सभी का आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तर्कों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जन भागीदारी की बात करेंगे, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेंट की बात करने वाले हैं हम इसमें। तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है इसमें पार्टिसिपेट होता है पब्लिक का। डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों को पार्टिसिपेट कराती है, लोगों का शासन में भागीदारी कराती है, इसलिए बेटर गवर्नमेंट माने। सेकंड इसका ऑप्शन होने वाला न्याय और समानता, यानी कि जस्टिस एंड इक्वालिटी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करती है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था इसको बढ़ावा देती है जिससे लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो सकें। थर्ड जो पॉइंट होने वाला है वो आपका पर्सनल फ्रीडम है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान भी करती है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने के में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट प्रमोट करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, लोगों को बढ़ावा देती है ताकि लोग अपनी तरीके से अपने जीवन को जी सकें। चौथा पॉइंट जो होने वाला है वो शासन की जिम्मेदारियां, यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन की जिम्मेदार बनाया जाता है, यानी कि इसमें जो अकॉर्डेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट को प्रमोट करती है, लोगों को अपने लिए अलाउंस करती है, सिटीजन को अपने अधिकार पाने के लिए। पांचवा जो आपका पॉइंट होने वाला है वो है विकास और प्रगति, यानी कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव जो मूवमेंट है वो भी किसका काम है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो अपने लोगों के लिए विकास और प्रगति के मार्ग, यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस के मार्ग खोजते रहे। इन्हीं कुछ तर्कों के कारण डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाकी सभी गवर्नमेंट से क्या मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कहने वाला है, तो चलिए बहुत प्यार से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहने वाला है कि खनन उद्योग एक खतरनाक उद्योग है, यानी कि जो माइनिंग एक इंडस्ट्री है, जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो खतरनाक क्यों है, खतरे लायक क्यों है, क्यों चैलेंज जैसी है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो माइनिंग इंडस्ट्री है यानी कि वो खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चैलेंज होती हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, इनके पास डेंजरस चैलेंज होती है, खतरनाक चैलेंज होती है, जिसकी वजह से खतरनाक कहा जाता है। चलिए पहले चैलेंज की बात करते हैं, वो क्या है। पहली चैलेंज जो है एक्सीडेंट एंड फैटलिटीज, यानी कि खनन के अंदर मृत्यु और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा रानीगंज में कुछ माइनर फंस गए थे, तो ये क्या है, ये दुर्घटनाएं हैं जिससे लोगों की मृत्यु होने की
चांस ज़्यादा होते हैं, विस्फोट, आग लग जाना, ये खतरनाक परिस्थितियाँ पैदा कर देती है, जिसकी वजह से इसे क्या खतरनाक यानी कि लेवा भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका जो बनने वाला है वो वातावरण को प्रदूषित करता है। अब जहाँ पर माइनिंग होगी वहाँ पर पॉल्यूशन जरूर होगा, और जब पॉल्यूशन होगा तो वहाँ का जो ये एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंटल है, वो कैसे वहाँ पर पॉल्यूशित होगा, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या सॉइल हो, सभी प्रकार के पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जल, वायु, मिट्टी, सभी प्रकार के। थर्ड जो पॉइंट होने वाला है इसका, थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य समस्या, यानी कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी इशू होंगी, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे, जिससे लंग्स डिसीज, स्किन डिसीज और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि फेफड़ों की बीमारी, त्वचा की, ये बहुत सारी खतरनाक बीमारी वहाँ होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा इसका जो पॉइंट होने वाला है वो सोशल एंड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट होने वाला है, कि समाज और आर्थिक प्रभाव, यानी कि जो आपका माइनिंग है यानी कि खनन है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो आपको सिंपल सी बात है, जिस एरिया में खनन यानी कि माइनिंग हो रही हो उस एरिया से लोगों को विस्थापित किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है दूसरी जगह पे, तो उनको इकोनॉमिकल और सोशल बहुत सारी परेशानियां को प्रभावित हो जाता है, जिस कारण से इसे एक खतरनाक उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये भारत की एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसी को क्यों कहा जाता है, कृषि का योगदान कितना है, कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सेम ही होता है। तो सबसे पहले के बात कर लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। तो हमें पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब से भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि देश की आर्थिक विकास में योगदान देता है, यानी कि एग्रीकल्चर बीज सेक्टर ऑफ द इंडिया इकोनॉमी कंट्रीब्यूट ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्री इकोनॉमी ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ करने में ना बहुत बड़ा योगदान देती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पॉइंट की, तो कुछ पॉइंटों में समझते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है रोजगार का स्रोत। जो भारत के अंदर इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, भारत की 50% आबादी को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि रोजगार उपलब्ध कराता है। सेकंड जो पॉइंट होने वाला है जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे किसी देश की मुद्रा को नापा जाता है। तो जीडीपी में भी एग्रीकल्चर का कितना 18% योगदान देती है जीडीपी। थर्ड जो पॉइंट होने वाला है वो खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी किस समय चाहिए होती है, जब किसी प्रकार का कोई डिजास्टर या किसी प्रकार के फ्लूड आने वाला हो, किसी प्रकार के डिजास्टर आने वाली है, यानी कि किसी प्रकार की अत्यधिक खाद्य की आवश्यकता को पूरी करने का काम भी करता है। चौथा पॉइंट है आपका निर्यात का स्रोत, यानी कि जो सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि विदेशों में जब हम अपने माल को बेचेंगे, विदेशों में जब एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हम बाहर बेचेंगे तो वहाँ से हमें क्या पैसा मिलेगा, फॉरेन मनी भी मिलेगी और एक्सपोर्ट भी किएंगे, जिससे इंपोर्ट की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ग्रामीण विकास, अब जो कृषि होती है वो अपने जिस एरिया में डेवलप कर रही है, जिस एरिया में वो रह रही है, उस एरिया का विकास करने का काम भी किसका होता है, कृषि एग्रीकल्चर का होता है। तो वो अपने ग्रामीण के लोगों को विकास के लिए रास्ते खोलती है, जैसे कि उन्हें व्यवसाय प्रदान करती है, उनको रोजगार देती है, इसी प्रकार से इसी वजह से इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सेम क्वेश्चन आपका पांचवा है, तो पांचवा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन दोनों आपका सेम ही है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बस पांचवा क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद आगे बात करने वाले हम आगे बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन भी सेम है कि जीडीपी में कितना योगदान है, खाद्य सुरक्षा करने वाली है, यानी कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट, कल्चर, रूरल एरिया का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहने वाला है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि किसानों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नियम, किसानों के लिए सरकार ने क्या अच्छा किया, किसानों के हित में सरकार द्वारा किए गए कार्य, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों का अर्थ भी एक ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला कृषि बीमा योजना, सरकार ने किसानों के लिए कृषि बीमा योजना की शुरुआत की है, जो फसल की विफलता के कारण उन्हें नुकसान की भरपाई करता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये गवर्नमेंट ने स्कीम इसलिए की थी कि कई बार फसल इंश्योरेंस स्कीम इसलिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं, ये आपकी फसल अगर क्रॉप फर्टिलाइज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फर्टिल हो जाती है, तो उस समय आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होने वाला है वो फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना क्या होता है,
कि जब आपने फसल बोई और किसी प्रकार की विफलता से आपकी फसल को नुकसान हो जाती है तो उसकी पूरा पेमेंट करने के लिए क्या आ जाती है, आपका क्रॉप इंश्योरेंस आ जाता है कि आपको इंश्योरेंस से उसकी पेमेंट हो जाएगी। थर्ड जो टॉपिक्स होने वाला है वो किसान क्रेडिट कार्ड। ये लोगों को, जो किसान है उन्हें क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं, ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया ताकि किसान आसानी से बाजार से कि बीज, खाद, फर्टिलाइज़र सब खरीद सकें। चौथा पॉइंट होने वाला है कृषि उत्पादकों का न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसकी ताकि जिससे किसान जो मेहनत करते हैं और जो पैदावार उत्पन्न करते हैं उसका उन्हें उचित मूल्य मिल सके, एक फिक्स रेट मिल सके। पांचवा पॉइंट जो होने वाला है कृषि शिक्षा प्रशिक्षण यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी कि लोगों को शिक्षा देना कृषि के साथ कि कहाँ पर किस प्रकार की खेती के लिए किस प्रकार का वातावरण, और साथ में उन्हें ट्रेनिंग भी देना यानी कि परीक्षण भी कराना जिससे लोगों को एक बेहतर जानकारी मिल सके। छठा जो पॉइंट होने वाला है वो है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि कृषि अनुसंसाधन, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाना कि कहाँ पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी काम करेगी, तकनीक के बारे में लोगों को बताना। और सातवां है क्या, किसानों के लिए सब्सिडी करना, यानी कि सब्सिडीज फॉर फार्मर, जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्हें सब्सिडी भी उपलब्ध मदद कराना जिससे कि किसान बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें हमारे। और ये तो आपको पता है कि आज भारतीय किसान की क्या स्थिति है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें, और मिशन पॉजिटिव यूपीएससी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको हम 65 तक के नंबर को कवर करेंगे। और इसकी वीडियो सेकेंड जो आपके पेपर से एक दिन पहले आने वाली है उसके अंदर आपका पूरा कंप्लीटली 80 नंबर का पेपर क्लियर करने वाले हैं, जो कि 100% सेम देखने को आपको मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीविका कृषि यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग की। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जीविका कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार के भोजन आवश्यकताओं वस्तु उत्पादन करता है जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं या पेट पालन कर सकता है। यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग इज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग फार्मर प्रोड्यूस फूड्स अदर स्टेनुअल्स आइटम फॉर्मेलिटीज टाइप्स ऑफ फार्मर ग्रोथ वेरियस क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट देयर फैमिली। यानी कि इसके लिए जो फार्मिंग करता है, इसमें जो फार्मिंग करता है वो किसान अपने परिवार के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है जिससे उसके फैमिली का जीवन यापन हो सके। सेकंड जो है आपका वाणिज्यिक कृषि यानी कि कमर्शियल कृषि। कमर्शियल फार्मिंग इज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग वेयर फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप लार्ज स्केल। कमर्शियल फार्मिंग में जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि किसान होता है वो लार्ज स्केल में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मार्केट के लिए, जबकि आपका सस्टेंस फार्मिंग में क्या करता था वो फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, अपने परिवार के लिए। और वाणिज्यिक कृषि में व्यवसाय के लिए, बाजार के लिए बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं। जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि के अंतर भी हो चुके हैं, अब कुछ उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो डिफरेंस तो वो आपको क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी कई बार आ जाए। तो उद्देश्य क्या है, जीविका कृषि का उद्देश्य यही होता है कि अपने परिवार का पेट पालना। उत्पादन जीविका कृषि दूसरा, उत्पादन कैसे करते हैं, पुराने तरीके से, वही अपने मॉडर्न तरीके में नहीं आते, वही ट्रेडिशनल मेथड में लगे होते हैं। बाज़ार में इनकी उतनी फसलें ज़्यादा नहीं बेची जाती हैं, जबकि एक वाणिज्यिक कृषि बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करती है, बाज़ार के लिए होती है। जीविका कृषि में पूंजी निवेश बहुत कम होता है जबकि वाणिज्यिक कृषि में पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है। तो ये डिफरेंस है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। यानी कि नर्मदा को सेव करने के लिए एक आंदोलन चला गया था, तो वो आखिर आंदोलन क्या था। चलिए बात करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन है। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक मूवमेंट था, जो कि नर्मदा पर कंस्ट्रक्ट होने वाले डैमों से नर्मदा नदी के जो लोगों के, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको बचाने, यानी कि रूरल कमेटी थी, उन्हें वहाँ से भगना पड़ता, उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ता और नर्मदा नदी से बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था, यानी कि नर्मदा पर डैम बनाने से रोकने के लिए आंदोलन छिड़ा गया था। बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ करते हैं पर्यावरण प्रभाव बांध के निर्माण। कोई तर्क भी है कि जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ता, जब बांध बनेगा, कंस्ट्रक्शन डैम हो गए, बिल्डअप होंगे, तो वहाँ पर नेगेटिव जो इकोसिस्टम बन जाएंगे, कई बार नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं उस इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र पर, इकोसिस्टम पर।
विस्थापन, वहाँ के लोगों को वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आएंगी। आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक्स और इक्वलिटी। तो इसी प्रकार से बचने के लिए वहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मूवमेंट्स चलाया गया था। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि वर्षा जल संग्रहण की विधियां यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और इसके कितने तरीके से यानी कितने मेथड हैं जिससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, वाटर को। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन कुछ मेथड की बात करेंगे इसमें हम 5 मेथड की। सबसे पहला छत जल वर्षा संग्रहण यानी कि रूफ टॉप रेन वाटर। इसमें क्या होता है, जो रेनिंग वाटर होता है उसे छत पर कलेक्ट कर लिया जाता है रूफ टॉप पर ही, और पाइपलाइन से इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है भूमिगत जल संग्रह। भूमिगत जल संग्रह का मतलब होता है जो रेन वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसे छत पे इकट्ठा किया जाता है और पाइपों के द्वारा उसे नीचे एक टैंक होता है घर के नीचे, उसमें स्टोर कर लिया जाता है और जब ज़रूरत होती है उसका यूज कर लिया जाता है। तीसरा है तालाब और झीलों, जैसे कि रेन वाटर के लिए पॉन्ड्स बनाए गए, लेक बनाए गए, इसमें क्या करा जाता है, पानी को सेव कर दिया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े तो इसी इलाके से लिया जाएगा। वर्षा जल संग्रह प्रणाली। वर्षा जल संग्रहण प्रणाली भी एक तरीका है जिससे कि एक डिजाइनिंग बनाया गया, प्रॉपर सिस्टम बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग पानी को क्या करा जाता है, सेव किया जाता है। जल संचयन। जल संचयन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, अपने भविष्य के लिए स्टोर किया जाता है। अभी के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के लिए। और आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र में कोल गोल बनाए जाते हैं, बावड़ी बनाई जाती हैं अपने राजस्थान में। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। और वाटर एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाता है जिसको हमें बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करने वाले हैं कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए 4 कदम कौन कौन से, वो कौन से स्टेप टेकन करे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आसपास के एरिया हो। तो इन्होंने सबसे पहली बात करते हैं वन्य जीव अधिनियम यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में एक एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये एक्ट क्या कहता था कि पोचिंग हो, इनलीगली हो, हंटिंग हो यानी कि जानवरों का शिकार करना, तस्करी करना एक अवैध था। और इन सभी पे क्या लगा दिए गए थे, प्रतिबंध लगा गए थे, जिसकी वजह से अगर आप ऐसा करते हो तो गैर कानूनी माना जाएगा। और गैर कानूनी माना जाएगा इसका मतलब अगर आप ऐसे करते पाए गए तो आपके ऊपर केस चलाएगा। राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण कराया गया। इसमें एक इन्वायरमेंट दिया गया ताकि वो जीव इसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने हैबिटेट में रह सकें। वन्य जीव संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी ऐसे स्कीम लॉन्च की गई जिससे वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये बहुत सारे वन्य जीव प्रोजेक्ट भी चलाए गए। चौथा जो ऑप्शन होने वाला है वो है आपका जागरूकता अभियान। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी चीज़ को बचाना है या किसी चीज़ से लोगों को बचाना है तो सबसे पहले उन लोगों को इसके प्रति जागरूक करना यानी कि अवेयर करना, ताकि लोग अगर उसकी अच्छाइयाँ, उसके महत्व के बारे में समझ गए कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, जिससे लोगों उसके उद्देश्य और उसके महत्व को समझें ताकि लोग उसको बचाने के लिए आगे आना शुरू हो जाएं। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, संसाधन नियोजन यानी कि जो हमारे रिसोर्स हैं उसके लिए प्लानिंग क्यों करना क्यों ज़रूरी है, और ये इसका संरक्षण यानी कि इसको कंजर्वेशन करना भी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले संसाधन नियोजन से बात करते हैं। संसाधनों के उपयोग को व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से, ताकि संसाधन अधिकतम उपयोग हो सके और उनका संरक्षण भी ना। तो वो कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग रेफर टू द सिस्टमैटिक्स प्लानिंग है। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्स को इस सिस्टमैटिक्स प्लानिंग के तरीके से यूज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज भी कर लिया जाए और ये ख़त्म भी ना हो, इन्हें बचाने की ज़रूरत भी ना हो सके। अब बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है, रिसोर्सों को क्यों कंजर्व किया जाता है। तो सबसे पहली बात, संसाधनों की सीमितता यानी कि लिमिटेड रिसोर्स हैं। हमें पता है कुछ रिसोर्स हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत लिमिट में हैं, और अगर हमने इन्हें बचाया नहीं तो ये समाप्त हो जाएंगे, और जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम अपने भावी पीढ़ी को क्या देंगे। दूसरा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए यानी कि फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखने हैं रिसोर्सों को। थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी इनको कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट यानी कि किसी भी देश के जो संसाधन होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं संसाधन,
वो उस देश को डेवलप कराते हैं, उसकी इकोनॉमी स्थिति को सुधार करने में बहुत मदद करते हैं। इसीलिए आर्थिक विकास के लिए भी रिसोर्स को कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए ध्यान से देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। बात कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो आपका विश्व सम्मेलन 1992 है वो आखिर क्या है, यानी कि 1992 का विश्व सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1992 हो जाए, या रियो डी जेनेरो पूछ लिया जाए, या एजेंडा 21 पूछ लिया जाए, ये सभी एक ही क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में आपके कवर कर रहा हूँ। और पेपर से एक दिन पहले जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर आपका पूरा 80 नंबर का पेपर कवर कर दिया जाएगा। तो विश्व सम्मेलन 1992 में, जिसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 3 से 14 जून तक 1992 में आयोजित किया गया। यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1992 एक रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस थी जो कि ब्राज़ील के रियो डी शहर में की थी 3 से 14 जुलाई 1992 में, जून में सॉरी। अब बात करते हैं कि हुई किस बात के लिए। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इसका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट इशू को लेके, यानी कि विकास करना और भविष्य के लिए रणनीति बनाना, पर्यावरण का विकास और भविष्य के लिए इसके लिए नीति बनाने के लिए किया गया था। और इसके अंदर लगभग 107 कंट्री के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 108 लोगों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे, वो यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, इसी के बाद आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे की जो बात करने वाले हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान से चर्चा करेंगे कि चर्चा क्या है। डूरिंग द कॉन्फ्रेंस सेवरल इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, इसके अंदर इस कॉन्फ्रेंस के चलते बहुत सारे वो एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें सबसे पहले रियो डी घोषणा थी जिसमें पर्यावरण विकास और संतुलन को बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। यानी कि जो इनहेरिटेंस है बैलेंस बनाना था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में, दोनों को ही यानी कि डेवलपमेंट भी करना है लेकिन इन्वायरमेंट को बचाते हुए करना है। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को कोई नहीं देख ही नहीं रहा। एजेंडा 21 इसी का एक भाग है जिसके अंदर व्यापक योजनाएं पर्यावरण विकास के लिए दृष्टिकोण प्रदान करती है। एजेंडा 21 क्या करती है, पर विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण दिखती है, जिसमें कि 21 डिमांड रखी जाती हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ख़त्म करने की, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए, तो ऐसे बहुत सारे एजेंडा इसके बीच में रखे गए थे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी था, यूनाइटेड नेशन नेटवर्क भी था, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर भी इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। विश्व सम्मेलन 1992 महत्वपूर्ण मील का पत्थर जिसने पर्यावरण विकास, वैश्विक लोगों को पर्यावरण के ऊपर, इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट और दोनों के ऊपर इशू को दिखाया, जिससे कि लोगों को बताया कि आखिरकार कितने नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसको अभी से अगर कंजर्व ना करें, अभी से इसको सेव ना करें। तो इसीलिए चलिए बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर एक और बन सकता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, डैम यानी कि बांधों के क्या लाभ हैं, या आधुनिक भारत के द्वार क्यों कहा था नेहरू जी ने बांधों को। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। तो सबसे पहला इसका जो आंसर है सिंचाई। जब आप किसी नदी पर डैम बनाते हो तो वहाँ से आपको इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी उपलब्ध हो जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा है जल विद्युत उत्पन्न। अब जब बड़ी मात्रा में आपके पास वाटर रिसोर्स है, वहाँ पर डैम बनाया होता है, हाइड्रोलिकल्स पावर जनरेट भी कर सकते हैं हम, जल विद्युत को वहाँ से उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होने वाला बाढ़ नियंत्रण। जब बड़ा हम डैम नियंत्रण करने वाले हैं तो वहाँ से फ्लोट को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आसपास के इलाकों में बाढ़ से प्रभावित ना हो सकें। दूसरा पेयजल की उपलब्धता कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकते हैं गाँव तक ताकि लोगों को स्वच्छ जल पीने को मिल सके। पांचवा पॉइंट है मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग कर सकते हैं। और छठा जो आपका पॉइंट होने वाला है वो पर्यटन यानी कि मनोरंजन के लिए हो जा सकता है, टूरिज्म रिएक्शन हो सकता है जिससे कि फॉरेन मनी हमें देखने को
मिल जाएगी। सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो रोजगार होने वाला है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लोगों को रोजगार के लिए काम मिल जाता है, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद इसकी कई बार अगर हानि पूछ लेते हैं तो सबसे बड़ी बहुत मात्रा में जीव जंतुओं को भगाया जाता है, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, जंगलों को काटा जाता है, वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है। तो किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ तो बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये आपकी लोकतांत्रिक बुक का है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। ये पिछली साल भी क्वेश्चन आया था, उससे पिछली साल यानी कि बैक टू बैक 3-4 साल से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम भूल नहीं सकते। तो जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, इसके रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि यही है जो सरकार को पावर देते हैं और सरकार को पावर शेयरिंग कराते हैं और कैसे काम करना उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन। और इलेक्शन में जो लोग लड़ते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ही होते हैं, यानी कि जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने दल के उम्मीदवार होते हैं। दूसरा, सरकार का गठन। चुनाव लड़ने के बाद अगर जिस पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा जीत जाते हैं, उस पार्टी के कैंडिडेट क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं और सरकार का गठन करके उसे चलाते भी हैं। थर्ड है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना। पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है, जो रूलिंग पार्टी बन जाती है, वो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के क्रिएट करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, पॉलिसी बनाती है, यानी कि नीति निर्माण करती है, किस प्रकार की नीतियाँ बनानी, सब पर चर्चा करती है। पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दिए जाए, लोगों को, पब्लिक को ये बताया जाए, जागरूक किया जाए, कि शिक्षित किया जाए, अच्छे से अच्छे विचार पहुंचाए जाएं कि सरकार किस प्रकार से उनके लिए काम कर रही है। कनेक्टिंग पीपल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, क्या करती है, लोगों की भागीदारी को सरकार से जोड़ती है ताकि वो सरकार से जुड़ सकें और अपने हित की बात कह सकें। अगला है राजनीतिक दलों का महत्व क्या होने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंस। अभी तो हमने बात वही करी थी, थोड़ा पैराग्राफ में बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं लोकतंत्र सरकार में, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, नीति निर्माण, लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद भी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करिए, तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। जो डिफरेंस कहने वाला है, क्या डिफरेंस क्या कहता है, डिफरेंस कहता है कि सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो पब्लिक जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी कि लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लाभ की वजह सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, लाभ की जगह किस पे काम करते हैं, सेवा पर काम करते हैं। लाभ की जगह सेवा पर काम करते हैं, यानी कि लोगों की सेवा में भाव करते हैं, और पब्लिक सेक्टर पब्लिक गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, अब आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र में आपका जो कंपनियां होती हैं वो कोई प्राइवेट पर्सन चला रहा होता है, कोई प्राइवेट पर्सन चला रहा होता है, यानी कि निजी कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, फ़ायदा कमाना होता है। निजी वित्तीय सहायता, ये क्या कहते हैं, फाइनेंस थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, सहायता कमाने के लिए। दूसरा, सरकारी नियमों के अधीन कार्य करता है, यानी कि अपेसेट रूल अंडर गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकारी नियम है उसके अधीन कार्य तो करता है।
ठीक है। इसी के साथ आपका 15 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन पॉजिटिव यूपीएससी जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट वेस्ट पटेल नगर बॉबी पाल एंड आज़ाद पाल की तरफ से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इस चैनल पे आए हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको आगे बहुत लाभकारी वीडियो मिलने वाली हैं हर एक पेपर एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इसकी जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसके लिए तैयार रहें। ठीक है। इसी के बाद 1 मिनट के लिए थोड़ा देखिए अब हम बात, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग करा था तो स्टार्टिंग से एक बार दोबारा से बात कर लेते। क्वेश्चन पहला जो हमारा था वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित था कि क्या क्या कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आया था भारतीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में, यानी कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है उसके फेवर में हमें तर्क देने थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा था खनन से संबंधित जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हमने बहुत सारी स्वास्थ्य हेल्थ इशू देखे हैं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी देखे हैं। भारतीय कृषि यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसे इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, इस पर हमने चर्चा कर ली है। और इसी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर में कृषि का महत्व क्या है, जो कि हमने उस समय नहीं करा था क्योंकि ये चौथे क्वेश्चन से बिल्कुल मेल खाता है। जैसे कृषि रोजगार प्रदान कराती है, जीडीपी में योगदान देती है, खाद्य सुरक्षा करती है, निर्यात देती है, ग्रामीण विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा कमेंट चेक कर लेता हूँ किसका किसका आया है। कुछ बच्चों का कमेंट आया है, क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी बेटा। ठीक है। और बहुत अच्छे, आप सभी भी कमेंट कर सकते हो।